सभी को प्रणाम। जन्म समय का सही होना कितना ज्यादा जरूरी है यह सब हम जानते ही हैं, क्योंकि बिना सही जन्म समय के सही प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। इसीलिए आज हम नवांश कुंडली का एक सूत्र पढ़ेंगे। नवांश कुंडली को कैसे करेक्ट करते हैं नवांश कुंडली से, वो आज हम पढ़ेंगे, जिससे कि हम नवांश कुंडली को करेक्ट कर पाएंगे। और वीडियो के एंड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट नवांश कुंडली का, जो कि मैच मेकिंग के लिए हम यूज करते हैं, वो भी चर्चा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जितने भी बाकी के डिविजनल चार्ट्स हैं उनके थ्रू भी आने वाली वीडियोस में कैसे बर्थ टाइम को उनके थ्रू सही कर सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि नवांश कुंडली से तो सिर्फ 12-13 मिनट का समय सही किया जा सकता है। यानी किसी का समय यदि 12-13 मिनट, नवांश का लग्न यदि सही नहीं है, नवांश सही नहीं है, तो नवांश सही करके हम 12-13 मिनट तो करेक्ट कर सकते हैं। पर बाकी के डिविजनल चार्ट से और जो हायर डिविजनल चार्ट है, जैसे D24, D27, जो कि 5 मिनट में ही चेंज हो जाता है जिनका लग्न, उसके बाद 5 मिनट के बाद 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट तक हम ऐसे करके आगे हायर डिविजनल पे जाके और जन्म समय को बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नवांश कुंडली से। तो चलिए आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि ये एक पत्रिका है, 17 सितंबर की है, ये 7:46 की सुबह की। असल में ये कुंडली 7:30 पर उन्होंने मेरे को टाइम बताया। जिनकी कुंडली है, जिनकी ये पत्रिका है, उन्होंने मेरे को 7:30 का टाइम मेरे को बताया था। और उन्होंने उनको भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट कंफर्म नहीं था। तो बेसिकली वो बर्थ टाइम सही करने के लिए ही मेरे पास ये पत्रिका आई थी। तो मैंने इसको सही कैसे किया, सबसे पहले मैंने इसका नवांश कैसे सही किया, वो आज हम चर्चा करेंगे। तो नवांश कुंडली को सही करने के लिए पहले मैं इसका 7:30 का ही टाइम लगाऊंगा, फिर इसको मैं दिखाऊंगा कि 7:46 तक, 7:45, 7:46 तक मैं कैसे आया, मैंने इसको कैसे करेक्ट किया। तो उसके लिए कुछ बातें हमें व्यक्ति से पूछनी पड़ती है, जिसकी पत्रिका है उससे हमें कुछ चीजें पूछनी पड़ती हैं नवांश कुंडली का ये सूत्र यदि हमें अप्लाई करना है तो, जिसके माध्यम से हम इजिली करेक्ट कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर इनकी, यदि मैं 7:30 का ही चार्ट, इसको यदि मैं 7:30 ही कर दूं, तो इसमें लग्न आएगा मिथुन लग्न। मिथुन लग्न आएगा नवांश का। लग्न तो लग्न कुंडली में तो लग्न सेम ही रहने वाला है, तो पर नवांश का लग्न चेंज हो जाएगा। तो 7:30 पे ये ऐसा था, ये कुंडली ऐसी आई थी मेरे पास। अब इनका सबसे पहला प्रश्न ये था कि विवाह कब होगा। विवाह नहीं हो रहा अभी तक, 1987 का बर्थ है, अभी तक विवाह नहीं हुआ। इतना ज्यादा विलंब हो रहा है विवाह में, तो ऐसा क्यों? पहली चीज ये पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, पहला। दूसरा, जो आज का हमारा सूत्र है कि नवांश कुंडली से हम मैरिज और रिलेशनशिप्स को देख सकते हैं। मैरिज और जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, वो सारे रिलेशनशिप्स हम नवांश कुंडली से इजीली देख सकते हैं। अब सूत्र क्या है कि हमें रिजल्ट कौन देता है? जो दशा चल रही होती है जिन ग्रहों की, वो हमें रिजल्ट देते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, मेनली हम इन 3 प्लैनेट्स को पकड़ते हैं। उसके आगे भी हम पकड़ते हैं यदि हमें टाइम को इवेंट मतलब पिन पॉइंट करना हो, पर मेनली हम दशा और अंतरदशा तक हम मेनली पकड़ते हैं इवेंट्स को। अब इनकी जो दशा चल रही है इस समय, महादशा, वो मरकरी की चल रही है 2019 से। और मरकरी में इस समय जो अंतरदशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है। अब बुध और शुक्र नवांश कुंडली में जैसे भी बैठे होंगे, नवांश कुंडली में बुध और शुक्र जैसी भी स्थिति में होंगे, वैसे ही स्थिति इनकी जिंदगी में इस समय, इनकी लाइफ में इस समय रिलेशनशिप्स या मैरिज से संबंधित वो उस घटना को बताएंगे। जैसे बुध की महादशा को यदि हम पकड़ें, तो बुध इस समय अगर हम यही टाइम लें, तो नवांश कुंडली में मिथुन लगने लगेगा और द्वितीय भाव में हमें बुध मिलेंगे कर्क राशि के। इन बुध देव का संबंध शनि से आएगा। समसप्तक है क्योंकि एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि इस कुंडली में अष्टमेश और नवमेश है। भाग्य भाव में मूल त्रिकोण है, तो
स्ट्रांगली वो 9th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, यानी ये बहुत अच्छा बता रहा है ओवरऑल। अच्छा, और किसी का संबंध इन बुध से नहीं है, ठीक है। तो बुध ओवरऑल दशा जो है बुध की, वो रिलेशनशिप वाइज अच्छी बता रही है, इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद शुक्र की इनको अंतरदशा चल रही है, तो शुक्र को हम पकड़ेंगे। शुक्र जो है वो केतु के साथ है, मीन राशि के, उच्च के हैं, ठीक है। इस कुंडली में वो पंचमेश और द्वादशेश है, योग कारक ग्रह, उच्च के हो गए, ये भी बेनिफिट पॉइंट है। इसके बाद वो केतु के साथ आ गए, ये थोड़ा डिस्टरबेंस है इनको, इस कॉम्बिनेशन को शनि देख रहे हैं जो कि भाग्येश है, तो भाग्येश शनि इस कॉम्बिनेशन को उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। इसके बाद कोई भी ग्रह इनसे संबंध नहीं बना रहा, तो कुल मिलाकर बुध और शुक्र दोनों अच्छे हैं रिलेशनशिप वाइज। अगर हम ये कुंडली देखें, मिथुन लग्न की कुंडली, तो बुध और शुक्र जो दशा और अंतरदशा में जो प्लेनेट चल रहे हैं, इनके अनुसार रिलेशनशिप वाइज कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुध और शुक्र जिनकी दशा चल रही है वो दोनों ही प्लेनेट नवांश कुंडली में सही दिख रहे हैं। अब ऐसा पर नहीं था, इन्होंने बताया कि अभी इनको 2022 मई से, शायद हाँ 2022 मई से, हाँ मई जून आप ले सकते हैं, क्योंकि मई 29 मई तक का ये दिखा रहा है। तो यहाँ से इनको अंतरदशा स्टार्ट हुई और इनको रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, मतलब रिश्ते आ रहे हैं, तो थोड़े टाइम बातचीत होती है, फिर वो बात जाए। और इस टाइम पीरियड में, शुक्र के टाइम पीरियड में भी ये काफी ज्यादा हुआ, ठीक है। और सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा कि मैरिज अभी तक नहीं हुई, इतना ज्यादा लेट हो रहा है मैरिज में, तो वो भी हमें यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैरिज लेट होने के लिए शनि का नवांश में, ये सूत्र आप नोट डाउन कर सकते हैं कि शनि का नवांश कुंडली के सप्तम भाव या सप्तमी से संबंध आना जरूरी है। यदि किसी का भी विवाह में विलंब हुआ है, तो उस व्यक्ति का नवांश का सप्तम भाव या सप्तमेश से शनि शनि का संबंध जरूर मिलेगा, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, और नवांश का जो सप्तम भाव है वो हमारे मैरिज को, विवाह को बताता है। तो वहां उसके उस भाव से या उसके उस भावेश से उस प्लेनेट का यानी शनि का संबंध आना जरूरी है। यदि मैं अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस टाइम को जो है थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करी, तो मैंने इनका लग्न चेंज करा, जो कि 7:46 अगर मैं टाइम लगाऊं वापिस। अब यदि आप यहाँ देखें, तो ये कर्क लग्न लग गया, मिथुन था, अब कर्क आ गया, नवांश का लग्न आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर यदि हम नजर डालें, तो सबसे पहले ही नजर में हमें सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ हाउस में ही शनि जो है वो दिख जाएंगे। इसका मतलब पहली कंफर्मेशन हमें यही हो गई कि जो विवाह में जो विलंब था वो अब दिख रहा है, अब वो दिखने लग गया, पहले वो नहीं दिख रहा था। इसके बाद यदि अब हम शुक्र को और बुध को देखें, पहले हम बुध को देखते हैं, क्योंकि बुध की दशा इनको काफी लंबे समय से चल रही है। 2018 से 2018 नवंबर से इनको बुध की महादशा चल रही है, और तब से इनको मतलब बुध की दशा में इश्यूज आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, बुध में भी इश्यूज आ रहे हैं। अगर हम मिथुन लग्न की कुंडली लगा रहे थे तो बुध भी हमें अच्छे दिख रहे थे। अब यहाँ पर यदि हम देखें, तो बुध यहाँ पर बनते हैं हमारे 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड, यानी त्रिषणाया बनते हैं, और वो लग्न में ही हमें मिलेंगे, कर्क राशि में। इसके बाद इन बुध को 7th हाउस से 7वीं दृष्टि से हमें शनि देखते हुए मिलेंगे और सूर्य देखते हुए मिलेंगे। शनि इस कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश है, अच्छे ग्रह नहीं होते कर्क लग्न में। सूर्य इस कुंडली में द्वितीयेश है, न्यूट्रल है, और किसी ग्रह का संबंध बुध से नहीं आ रहा। कुल मिलाकर बुध यहाँ पर अब पीड़ित है, पहले वहां पर बुध पीड़ित नहीं थे, क्योंकि वहां पर बुध लग्नेश थे पहली बात। दूसरी बात, शनि उनको देख रहे थे, जो कि भाग्येश, मूल त्रिकोण राशि मिथुन लग्न में शनि अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर अब स्थिति खराब होती हुई नजर सीधी सीधी दिख रही है कि दो सेपरेटिव प्लैनेट देख रहे हैं बुध को। अब शुक्र को यदि हम देखें, तो शुक्र यहाँ पर त्रिषणाया बन गए, उस कुंडली में योग कारक थे मिथुन लग्न में, अब कर्क लग्न में क्योंकि ये त्रिषणाया बन जाते हैं, तो ये 11th लॉर्ड भी बन गए, 4th लॉर्ड होकर के उच्च के बैठे हैं 9th हाउस में केतु के साथ। केतु डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। इसके बाद शनि इनको देख रहे हैं, शनि इस कुंडली में वही पहले भाग्येश थे, अब यहाँ पर वो सप्तमेश और अष्टमेश, यानी अब वो अच्छे ग्रह नहीं है। तो अब शनि महादशेश, जो महादशा का प्लेनेट है बुध, उसको भी पीड़ित कर रहे हैं, और जो अंतरदशा का प्लेनेट है शुक्र, उसको भी पीड़ित कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें पिक्चर क्लियर हो रही है कि शनि बुध में और शुक्र में इश्यूज क्यों आ रहे हैं, मैरिज में, मैरिज जो है वो मतलब जो रिलेशंस जो बन रहे हैं
वो मैरिज में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहे, वो हमें यहाँ से अब दिखना स्टार्ट हो गया। अब जब मैंने ये चार्ट लगाया, इसके बाद मुझे महादशा अंतरदशा क्लियर हुई। शनि का मुझे सप्तम भाव में स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होना मुझे इंडिकेट किया मेरे को कि हाँ ये अब मैरिज डिले को बता रहा है। इसके बाद अब मैंने इनसे सवाल पूछने शुरू करे अपने तरफ से। अब इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि कौन कौन से प्लेनेट पीड़ित है, कौन कौन से प्लेनेट खराब है, क्योंकि जो भी प्लेनेट नवांश कुंडली में पीड़ित होगा उसकी दशांतर दशा में ही रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे। तो अब यहाँ पर हम एक एक करके देखें। बुध हमने हम बुध को हम देख चुके हैं। राहु को यदि हम देखें तो राहु बुध की राशि में बैठे हैं तो बुध की तरह बिहेव करेंगे। बुध यहाँ पर लगने बैठे हैं त्रिशराय होकर के। राहु को यहाँ पर जुपिटर देख रहे हैं। जुपिटर इस कुंडली में षष्ठेश और नवमेश है, भाग्येश भी है और त्रिशराय लॉर्ड भी है, मूल त्रिकोण त्रिशराय में। ठीक है, तो राहु कुल मिलाकर उतने अच्छे नहीं है। इसके बाद मंगल, मंगल यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठे हैं फोर्थ हाउस में। इस कुंडली में मंगल योग कारक होते हैं, बहुत अच्छे ग्रह होते हैं। तो मंगल यहाँ पर अच्छे ग्रह हैं, केंद्र में ही बैठ गए, त्रिकोण होकर के त्रिकोणेश होकर के केंद्र में बैठ गए, और इनको चंद्रमा देख रहे हैं, चंद्रमा संबंध बना है, चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है। तो ये अच्छा हो गया, ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया। और इन मंगल को शनि भी देख रहे हैं, शनि अगेन इशू क्रिएट कर रहे हैं, पर मंगल में फिर भी काफी जान है, मंगल काफी अच्छा रिजल्ट फिर भी देंगे अपनी दशांतर दशा में। तो मंगल यहाँ पर हम पॉजिटिव वाली लाइन में मंगल को हम रखेंगे। इसके बाद शनि और सूर्य की यदि हम बात करें तो शनि की जब हम बात करेंगे तो शनि के साथ सूर्य है और बुध इनको देख रहे हैं, त्रिशराय बुध देख रहे हैं, सेकंड लॉर्ड के साथ बैठे हैं, और गुरु देख रहे हैं। कुल मिलाकर शनि उतने अच्छे हैं नहीं। इसके बाद सूर्य को यदि हम देखें तो सूर्य भी अगेन पीड़ित है, क्योंकि वो शनि के साथ है, सप्तमेश और अष्टमेश के साथ, और सामने से बुध देख रहे हैं, और इस कॉम्बिनेशन को मंगल भी देख रहे हैं। मंगल यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस, क्योंकि मंगल योग कारक ग्रह, पॉजिटिवनेस दे रहे हैं किसको, शनि और सूर्य दोनों को। जुपिटर भी देख रहे हैं इस कॉम्बिनेशन में। कुल मिलाकर सूर्य और शनि में दोनों ही, मतलब दोनों ही वैसे तो पीड़ित है, और दोनों क्योंकि शत्रु भी हैं एक साथ बैठे भी हैं। इसके बाद शुक्र को और केतु को यदि हम देखें, पहले केतु को देखें तो केतु जुपिटर की राशि में बैठे, जुपिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। जुपिटर इस कुंडली में 11th हाउस में बैठे। केतु वीनस के साथ बैठे हैं, जो कि त्रिशराया लोड है, ये अच्छी खराब स्थिति को बता रहे हैं, और शनि इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, ये भी खराब। तो केतु कुल मिलाकर के अच्छे रिजल्ट उतने ज्यादा नहीं दे पा रहे। डिस्पोजिटर एक आदर्श भाव में बैठा है, ये बस एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद शुक्र को यदि हम देखें तो शुक्र भी पीड़ित है, वो हम देख ही चुके हैं। इसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा को मंगल देख रहे हैं, ये अच्छा है, योग कारक ग्रह लग्नेश होकर के, तो चंद्र मंगल दोनों अच्छे हैं कहने का मतलब है। इसके बाद जुपिटर, जुपिटर 11th हाउस में बैठा है। 11th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा हो, मैलिफिक या बेनिफिक, वो लाभ देते हैं, वो अच्छा माना जाता है प्लेनेट। एकादश भाव में, एकादश शेष की बात नहीं कर रहे हम, एकादश शेष तो त्रिशराया होता है, पर एकादश भाव में जो भी, किसी भी डिविजनल चार्ट में, कोई भी डिविजनल चार्ट में एकादश भाव में जो भी प्लेनेट बैठा होता है, वो अपनी दशांतर दशा में उस डिविजनल चार्ट से रिलेटेड अच्छा फल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर शनि गुरु जो है वो मिथुन राशि में बैठे हैं, और सॉरी क्षमा करें, वृषभ राशि में बैठे हैं एकादश भाव में, और गुरु इस कुंडली में भाग्येश और षष्ठेश होकर के बैठे। अब इन गुरु को मंगल देख रहे हैं, और कोई प्लेनेट नहीं देख रहा, सिर्फ और सिर्फ मंगल देख रहे हैं। मंगल इस कुंडली में योग कारक है, तो कुल मिलाकर जुपिटर भी अच्छे हैं। तो चंद्र मंगल और गुरु, ये तीन प्लेनेट हमारे पास अच्छे आए, और बुध राहु शनि सूर्य केतु शुक्र, ये उतने अच्छे हमें नहीं मिल पा रहे। कुल मिलाकर ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल लाइफ के लिए, तो मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप वाइज ये चार्ट अच्छा उतना नहीं है, वो तो एक नजर में ही पता लग रहा है। पर अब मुझे अगर कंफर्म करना है कि ये चार्ट सही है, तो मैंने इसके लिए क्या करा, मैंने इनसे जितने भी ये खराब वाले प्लेनेट्स हैं, जो खराब रिजल्ट, जैसे बुध राहु शनि सूर्य केतु और शुक्र, मैंने इनकी दशा और अंतर दशाएं इनसे पूछनी चालू करी पुरानी। जैसे अब इनको जो है, बुध से पहले शनि चल रहे थे 2018 तक, फिर बुध की दशा आई, बुध में बुध जा चुके हैं, केतु जा चुके हैं, अभी शुक्र चल रहे हैं। इसके बाद शनि की दशा में जो है, शनि में जुपिटर, शनि में राहु, शनि में मंगल, शनि में चंद्र, ये सारे मेरे पास पॉइंट्स थे पूछने के लिए, जिसमें जो प्लेनेट की दशा, मतलब अंतर दशा भी, जैसे अगर पॉजिटिव, जैसे चंद्रमा मंगल की लगातार 2010 से 13 के बीच में आई, ऐसे फिर राहु खराब है 2013 से 16, इसके बाद जुपिटर 2016 से 18, ये अच्छा टाइम था। तो ये मैंने इनसे पूछना स्टार्ट करे इवेंट्स।
तो इनके आंसर पॉजिटिव मेरे को मिलने स्टार्ट हो गए कि हाँ उस टाइम पर ऐसा हुआ, उस टाइम पर रिलेशनशिप वाइज खराब था। जैसे मरकरी अच्छा टाइम पीरियड नहीं है, मरकरी में केतु नहीं है, मरकरी में वीनस अगेन जो अभी अंतर्दशा चल रही है ये नहीं है। इससे पहले जो शनि में जुपिटर, ये अच्छा था टाइम पीरियड, उस समय रिलेशनशिप वाइज चीजें अच्छी थी। उससे पहले फिर राहु में चीजें खराब थी, इन्होंने कहा यस खराब थी। और चंद्रमा और मंगल की लगातार ये जो दशा चली इसमें अच्छी थी, तो इन्होंने कहा यस अच्छी थी। तो जब मेरे को ये पॉजिटिव आंसर्स मिलने शुरू हुए, जब मैंने इनको प्रिडिक्शन करनी स्टार्ट करी पुरानी इवेंट्स रिलेशनशिप वाइज, तो वहां से ये चीज कंफर्म हो गई कि नवांश कुंडली इनकी कर्क है ना कि मिथुन। तो इसके बाद फिर मैंने इनको टाइम को और ज्यादा करेक्ट करा बाकी डिविजनल चार्ट से। वो मैंने कैसे करा वो आगे के सेशन में बात करेंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, ये तो ये टेक्निक हो गई कि नवांश कुंडली कैसे ठीक करते हैं। इसके बाद जो मैंने, जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैच मेकिंग का। मैच मेकिंग, किसी भी कुंडली की यदि मैच मेकिंग करनी है तो जो भी हमारे मेथड्स हैं वो सब ठीक है, वो तो हम करते ही हैं। जैसे अष्टकूट मिलान हो गया, या जो है ग्रहों की मैचिंग हो गई कुंडली में। अब इसके बाद जो हमारे पास नवांश कुंडली के थ्रू जो हम मैच करते हैं, तो वो इसी मेथड से रिलेटेड है। हमने ये देखना होता है कि किसी भी, जब हम मैच मेकिंग कर रहे हैं तो नवांश कुंडली के जो खराब ग्रह हैं, जो पीड़ित ग्रह हैं, दोनों कुंडलियों के हमने सबसे पहले पीड़ित ग्रह देख लेने हैं। जैसे मान लीजिए अगर यदि मुझे इनका देखना है चार्ट, मतलब इनके साथ यदि मुझे किसी की मैचिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं दशा देखूंगा कि इस समय दशा क्या चल रही है। जैसे मरकरी की चल रही है, मरकरी के बाद केतु आएंगे, फिर वीनस आएंगे, फिर सन। लगातार मतलब ये जो दशाएं हैं, मंगल चंद्र चंद्र और मंगल से पहले की, ये सारी जो महादशाएं हैं, मैं महादशा ही पकड़ूंगा, अंतरदशा पे मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ महादशा कि ये जो चार महादशाएं हैं ये मुझे उतनी फेवरेबल रिलेशनशिप वाइज नहीं लग रही। तो मैं जब इनकी मैच मेकिंग करूंगा, तो मैं सबसे पहला जो चीज देखूंगा वो ये कि जिनके साथ मैं मैचिंग कर रहा हूँ उनके नवांश कुंडली में जो आने वाली चार दशाएं हैं, तीन चार दशाएं हैं, वो उनके नवांश कुंडली पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि यदि उनकी, जिनके साथ यदि मैं इनकी मैचिंग करूंगा, अगर यदि उनकी नवांश कुंडली में भी आने वाली तीन चार दशाएं यदि नेगेटिव हुई, तो ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा हमेशा। ये चीज को आप पॉइंट को इसको भी नोट कर सकते हैं आप, कि दो जो चार्ट्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ हो गए, चाहे जो है रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति आपस में जो है रिलेशनशिप में है, उनकी नवांश कुंडली जो है दोनों की, उनमें जो ग्रह दशा में चल रहे हैं, दशा और अंतरदशा भी पकड़ते हैं यदि हमें माइन्यूटली देखना है, पर यदि दशा दोनों की ही खराब है, मतलब दशा और अंतरदशा यदि दोनों की सेम टाइम पे खराब चल स्टार्ट हो जाएगी, तो रिलेशनशिप में ब्रेक आता है। रिलेशनशिप में ब्रेक तभी आता है, या रिलेशनशिप में अच्छा तभी होता है जब दोनों प्लैनेट्स, दोनों की कुंडली में, नवांश कुंडली में प्लैनेट्स अच्छे चल रहे होंगे या खराब चल रहे होंगे। खराब चल रहे होंगे तो वो रिलेशनशिप में इश्यूज डालेगा। इसीलिए ये मैच मेकिंग में भी ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि नवांश कुंडली में जो भी प्लैनेट पीड़ित है, वो प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट पीड़ित हैं, उन प्लैनेट्स की दशा जब उस व्यक्ति को आ रही है, तो उसी समय पर उसके पार्टनर की कुंडली में, वो नवांश कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं उसकी दशा चलनी चाहिए, ना कि खराब की। अगर उसके पार्टनर की कुंडली में भी खराब प्लेनेट की दशा चलेगी एट द सेम टाइम, तो वो रिलेशनशिप में इश्यूज को आना डेफिनेटली है, कि वो आएगा ही आएंगे इश्यूज। तो इसीलिए आ, मैं इसके लिए एक चार्ट आपको, मतलब एक कपल का चार्ट दिखा देता हूँ जिनका रिसेंटली डाइवोर्स हुआ है अभी नवंबर में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि दशांतर दशा वाला ये जो पॉइंट है, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैच मेकिंग में। तो अब जैसे कि ये एक चार्ट है 21 जनवरी 1986 का, सुबह 3:10 पौड़ी गढ़वाल। इसमें जो नवांश है, अच्छा इन पर सबसे पहले दशा देखते हैं। इनको जो दशा चल रही है वो जुपिटर की चल रही है, जो कि 2021 जून से स्टार्ट हुई। उससे पहले राहु की दशा चल रही थी। अब राहु की दशा को यदि, राहु की दशा में इनकी शादी हुई, राहु की दशा यदि हम देखें तो राहु नवांश कुंडली में 11th हाउस में है, 11th हाउस में। और इन राहु को कोई भी प्लेनेट नहीं देख रहा, और ये राहु जो है वो चंद्र की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि चंद्र की राशि में बैठे हैं, चंद्रमा की, और चंद्रमा इस कुंडली में 7वें भाव में। तो
कुल मिलाकर राहु अच्छे हैं, उतने मतलब नेगेटिव नहीं है, क्योंकि पहली बात तो एकादश भाव में आ गए, जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी डिविजनल चार्ट में एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा उसकी दशा अंतर दशा उस डिविजनल चार्ट से रिलेटेड अच्छी रहेगी। जैसे ये नवांश कुंडली है तो मैरिज या रिलेशनशिप के लिए राहु अच्छे हैं। अगर ये चंद्रमा पीड़ित हो जाते, 6 8 12 में चले जाते, तो भी ये समस्या थी, या फिर इन राहु को कोई नेगेटिव प्लेनेट देख लेता, कोई त्रिशणाया, तब भी ये थोड़े मिक्स रिजल्ट देते। पर यहाँ पर ये सही है, अभी ये पीड़ित नहीं है। अब इनको चल रही है इस समय जुपिटर की महादशा। जुपिटर कन्या राशि में लग्न में विराजित है, कन्या राशि में, और इस कुंडली में वो सप्तमेश भी हैं। इस कुंडली के यानी नवांश के वो सप्तमेश भी हैं। तो सप्तमेश है तो वो डबल उनका मतलब, क्योंकि सप्तम भाव और सप्तमेश, नवांश कुंडली का सप्तम भाव और सप्तमेश मैरिज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जुपिटर जो है वो लग्न में बैठे हैं, कन्या राशि में, शत्रु राशि में बैठे हैं, पर केंद्र में है। इसके बाद इन जुपिटर को चंद्रमा देख रहे हैं, शुक्र देख रहे हैं और सूर्य देख रहे हैं। चंद्रमा एकादशेश त्रिशणाया है जो कि पीड़ित कर रहे हैं जुपिटर को। वीनस इस कुंडली में योग कारक है, तो वो अच्छा कर रहे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसके बाद सूर्य देख रहे हैं जो कि इस कुंडली में द्वादशेश है, ये भी त्रिकेश हो गए, तो ये भी उतने अच्छे रिजल्ट जुपिटर को नहीं दे रहे, खराब कर रहे हैं। इसके बाद मंगल देख रहे हैं इन जुपिटर को। मंगल इस कुंडली में अगेन थर्ड लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड, त्रिकेश भी हो गए, त्रिशणाया भी हो गए। तो कुल मिलाकर ये जो जुपिटर है, जितनी पॉजिटिव वाले पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ एक है कि शुक्र देख रहे हैं, शुक्र सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद चंद्र, सूर्य और मंगल मिलकर के 3 नेगेटिव पॉइंट हो गए, मिलकर के जुपिटर को पीड़ित कर रहे हैं। तो जुपिटर यहाँ पर पीड़ित है, महादशा लॉर्ड पीड़ित है, और जुपिटर की महादशा ही जब से स्टार्ट हुई है तभी से इनको ये इश्यूज स्टार्ट जो है हुए हैं मैरिज लाइफ में। स्टार्ट जो है 2021 जून से ही, जून जुलाई से ही इनके जो है रिलेशनशिप में इश्यूज आने स्टार्ट हो गए थे। और ये चला जुपिटर में, जुपिटर 2023 अगस्त तक, और अभी रिसेंटली जो है अगस्त के बाद से इनको शनि की अंतर्दशा स्टार्ट हुई। अब शनि को यदि हम देखें तो शनि इस कुंडली में थर्ड हाउस में बैठे हैं, और थर्ड हाउस जो है, थर्ड हाउस में जो राशि है वो मंगल की है, शत्रु राशि में बैठे हैं शनि। इसके बाद शनि जो है इस कुंडली में वो फिफ्थ लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड है, मूल त्रिकोण सिक्स हाउस में है, यानी इस कुंडली में शनि उतने अच्छे ग्रह नहीं है, और वो बैठे कहां पर है, थर्ड हाउस में। इसके बाद इन शनि को कोई भी शुभ ग्रह का संबंध नहीं आ रहा, कोई भी शुभ ग्रह इन शनि को नहीं देख रहा, और राहु की दृष्टि यदि हम लें तो राहु इनको देख रहे हैं, परंतु और कोई भी ग्रह इन शनि को नहीं देख रहा। और ये शनि जो है त्रिशणाय होकर के थर्ड हाउस में उपचय भाव में यहाँ पर बैठे हैं, सिक्स्थ लॉर्ड होकर। तो सिक्स्थ लॉर्ड इस कुंडली में शनि है, इसका मतलब सिक्स्थ हाउस क्या है, सेवंथ हाउस से द्वादश। सिक्स्थ हाउस जो है वो सेपरेशन को बताता है। मैरिड लाइफ में जो भी इश्यूज हैं उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले सिक्स्थ हाउस, क्योंकि सिक्स्थ हाउस लड़ाई झगड़ों का होता है, सिक्स्थ हाउस डिस्प्यूट्स का होता है। तो वो सिक्स्थ हाउस जो है वहां पर एक्टिवेट हुआ कब, अगस्त 2023 से, और रिसेंटली नवंबर में इनका अभी डाइवोर्स फाइनल हुआ। तो यहां से कितना क्लियर है कि जुपिटर में शनि में जो है इश्यूज जुपिटर में ही आने शुरू हो गए, और जुपिटर में शनि में वो फाइनल हो गया। अब इनके मैं पार्टनर की कुंडली एक बार दिखाता हूँ। ये इनके पार्टनर की कुंडली है, 5 मई 1988। इसमें इनकी सबसे पहले दशा देख लेते हैं। इनको जो दशा चल रही है वो 2022 जून के बाद अब चंद्रमा की दशा इनको स्टार्ट हुई है। पहले सूर्य की चल रही थी, अब चंद्रमा की चल रही है। सूर्य को यदि हम पहले देखें तो सूर्य सेवंथ हाउस में बैठे हैं, फिफ्थ लॉर्ड होकर के, ये अच्छा है। त्रिकोणेश होकर के केंद्र में आ गए, नीच के हो गए, परंतु नीच भंग भी हो रहा है सूर्य का। इसके बाद शुक्र के साथ बैठे हैं, शुक्र यहाँ पर सेकंड लॉर्ड है, न्यूट्रल है। अब इन सूर्य को कोई भी अशुभ ग्रह नहीं देख रहे, तो कुल मिलाकर ये सूर्य जो है वो ठीक है, मतलब उतने ज्यादा खराब रिजल्ट सूर्य के नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य जो है भले ही नीच के है पर उनका नीच भंग भी हो रहा है, तो कुल मिलाकर वो ठीक है, थोड़े मिक्स रिजल्ट है, ठीक है। अब इसके बाद चंद्रमा की जब इनको दशा स्टार्ट हुई वो हुई 2022 जून से।
2022 जून से इनको चंद्रमा की दशा स्टार्ट हुई, और चंद्रमा इनकी कुंडली में, नवांश कुंडली में कहां पर है? 12th हाउस में। और 12th हाउस में किसके साथ? बुध के साथ है। बुध इस कुंडली में त्रिषणाया है, थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स लॉर्ड, यानी वो चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। इसके बाद जुपिटर इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं। जुपिटर 9th लॉर्ड है, वो अच्छा कर रहे हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। एक नेगेटिव, दो नेगेटिव पॉइंट हो गए, एक पॉजिटिव पॉइंट। दो नेगेटिव क्या पॉइंट हुए? कि चंद्रमा द्वादश भाव में बैठे, मतलब 6th 8th और 12th हाउस में कोई भी डिविजनल चार्ट में ग्रह बैठता है नॉर्मली तो खराब करता है। दशांश की अलग बात है, दशांश के ऊपर कभी चर्चा करेंगे। तो नवांश में वो 6th 8th और 12th में जो भी ग्रह बैठेगा वो इशू क्रिएट करता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो महादशेष है वो द्वादश चले गए, एक नेगेटिव पॉइंट। दूसरा बुध के साथ बैठे हैं, और एक पॉजिटिव पॉइंट आएगा, जुपिटर देख रहे हैं। अब इस कॉम्बिनेशन को शनि भी देख रही है। शनि इस कुंडली में अगेन त्रिषण आया, 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड, शनि इस कॉम्बिनेशन को खराब कर रहे हैं। इसके बाद मंगल भी इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं। मंगल इस कुंडली में लग्नेश है और अष्टमेश है। लग्नेश है मूल त्रिकोण लग्न में, इसलिए मंगल पॉजिटिव करेंगे, ओवरऑल उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं क्रिएट करेंगे। हाँ, जो उनका स्वभाव जो है, नेचुरल जो उनका सिग्निफिकेंस है, जैसे लड़ाई झगड़ा एग्रेशन वगैरह, वो तो देंगे, पर वो क्योंकि वो लग्नेश है तो वो वैसे जो है वैसे खराब नहीं करेंगे कि मतलब व्यक्ति का सेपरेशन करा दें या एक्सेट्रा। अब यहाँ पर दो पॉजिटिव पॉइंट और तीन नेगेटिव पॉइंट है चंद्रमा के ऊपर, कि शनि देख रहे हैं द्वादश भाव में, चंद्रमा बैठे बुध के साथ बैठे, दो पॉजिटिव पॉइंट, गुरु और मंगल का सपोर्ट आ रहा है। इसके बाद अब चंद्रमा में इनकी अंतर्दशा यदि हम देखें, तो चंद्रमा में चंद्रमा की दशा चली अप्रैल तक, फिर मंगल की अंतर्दशा आई नवंबर तक, और फिर अब राहु की दशा इनको चल रही है अंतर्दशा। अब यदि हम देखें तो चंद्र में मंगल, मंगल को यदि हम देखें तो मंगल मित्र राशि में बैठे लग्नेश होकर के, शनि इनको पीड़ित कर रहे हैं, शनि देख रहे हैं, और किसी प्लेनेट का इन पे इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा मंगल। कुल मिलाकर मंगल मिक्स रिजल्ट है। केंद्र त्रिकोण में आ गए, त्रिकोणेश होकर के त्रिकोण में आ गए, मित्र की राशि में आ गए पॉजिटिव पॉइंट, शनि देख रहे हैं नेगेटिव पॉइंट। इसके बाद मंगल के बाद राहु की अंतर्दशा आई 16 नवंबर से, और राहु इस कुंडली में बैठे हैं थर्ड हाउस में शनि के साथ। किसके साथ बैठे हैं? शनि के साथ, जो कि त्रिषणाया है। और किसकी राशि में बैठे हैं? मिथुन राशि में, यानी बुध की राशि में। बुध इस कुंडली में त्रिषणाया है और 12th हाउस में बैठे हैं। डिस्पोजिटर तो 12th हाउस में चले गया राहु का, ये भी नेगेटिव पॉइंट। शनि के साथ बैठे हैं, नेगेटिव पॉइंट। और कोई इस कॉम्बिनेशन को नहीं देख रहा, राहु को, मतलब और कोई नहीं देख रहा। तो कुल मिलाकर राहु बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, और जैसे ही राहु आए नवंबर में, इनका डाइवोर्स फाइनल हो गया। तो कितना ज्यादा क्लियर है कि महादशा और अंतरदशा वाला प्लेनेट दोनों तरफ, दोनों की कुंडली में महादशा और अंतरदशा वाला प्लेनेट खराब आ गया, इसलिए वो डाइवोर्स तक बात चली गई। यदि एक की कुंडली में पॉजिटिव होता, एक की कुंडली में भले ही नेगेटिव भी चल रहा होता, तो भी चीजें एज इट इज चलती रहती, थोड़ा डिस्प्यूट्स होता, थोड़े डिस्प्यूट्स होते, पर वो बात कोर्ट तक या डाइवोर्स तक नहीं जाती। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि मैच मेकिंग जब हम करें तो सबसे पहले बाकी चीजें ठीक है, सारी चीजें देखें, पर सबसे मेन पॉइंट जो कि ये है कि दोनों की दशाएं जरूर देख लें, कि दोनों की दशाएं एक साथ साइमल्टेनियस, मतलब दोनों की एक ही टाइम पर खराब दशाएं नहीं आनी चाहिए रिलेशनशिप वाइज। यदि ऐसा होता है तो वो मैच मेकिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें ऐसी मैच मेकिंग देखनी चाहिए जिसमें कि दोनों की दशाएं जो है वो आगे पीछे चले, अच्छी और बुरी दोनों आगे पीछे चले, दोनों अच्छी साथ साथ चले तो बहुत ही बढ़िया है। पर यदि बुरी भी है, क्योंकि बुरी हर किसी के में खराब प्लेनेट आएगा ही, मिलेगा ही, नवांश कुंडली में ऐसा तो है नहीं कि सारे ही नो के नो प्लेनेट्स अच्छे मिल जाए। तो इसलिए मैच मेकिंग इस तरीके से करनी बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और ये नवांश से रिलेटेड ही था, इस सूत्र के साथ ही था, तो मैंने सोचा ये भी क्यों ना शेयर किया जाए। तो ये आज दो पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे नवांश कुंडली से रिलेटेड, ये मैंने आपको बताया। आने वाले सेशन में और हायर डिविजनल चार्ट से कैसे बर्थ टाइम को और ज्यादा माइन्यूटली करते हैं, कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो तब तक के लिए सीखते रहें। और नवांश कुंडली के और भी पार्ट्स हैं, मतलब और भी मैंने वीडियोस जो है पहले अपलोड की हुई हैं कि उनसे कैसे नवांश कुंडली ठीक की जा सकती है। तो उनके वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए, तब तक के लिए आप भी सीखते रहें। मैं मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। प्रणाम।